हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, एक वीक पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसपे मैंने आपसे कहा था कि आपको अगर साइंस सब्जेक्ट में कुछ भी डाउट है तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स को पूछ सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट डाउट मुझे लगेगा, जो जेन्युइन डाउट होगा, रिलेटेड डाउट होगा, वो उसका जवाब लेके मैं आज के दिन यानी कि एक वीक के बाद उसका मैं आंसर जो है लेकर आऊंगा। तो आज मैं लेकर आ गया हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैंने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। 7th स्टूडेंट, 8th स्टूडेंट, 9th एंड 10th स्टूडेंट, चारों कैटेगरी में अलग अलग वीडियोस आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं 7th स्टैंडर्ड का, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ये 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें जो भी 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने वो वीडियो में डाउट पूछा था उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जेन्युइन लगे, उसमें से मैंने कुछ सिलेक्ट किया है और उसका जवाब यानी कि आंसर जो है उसका आज मैं प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं। एक तरीके का ये रिवीजन लेक्चर आप समझ लो, डाउट क्लियरिंग सेशन समझ लो। तो जैसा आप समझ सकते हो वो आप देख सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मुझे अच्छा टॉपिक लगा, जो कि मैं आंसर बता सकता हूं, वो है टॉपिक नेम इज डेंसिटी ऑफ वाटर एंड एनिमल्स बिहेवियर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये जो टॉपिक्स है, तो जरूरी नहीं है कि ये आपने अगर नहीं पूछा हुआ है, आपका डाउट नहीं है तो आप इसको ना देखो, आप भी देख सकते हो सकता है कि आपको भी इसमें कुछ डाउट हुआ होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि मुझे इसमें डाउट है, क्योंकि आपको वो चीज समझी ही नहीं होगी। एंड दूसरी बात यह है कि आप जितना ज्यादा उसको देखोगे उतना आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जो लोग को डाउट है वो तो देखो, लेकिन जिसको नहीं है वो भी देखो, तो आपको ये क्या चीज हो जाएगा, एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि टॉपिक जो नेम है वो है डेंसिटी ऑफ वाटर एंड एनिमल्स बिहेवियर। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वाटर का डेंसिटी का मतलब क्या होता है। वी नो दैट एक फॉर्मूला होता है हमारे डेंसिटी का। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपको याद रखना है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो कोई भी हो, लिक्विड हो या फिर आप सॉलिड ले लो, तो उसका एक डेंसिटी होता है। तो हम बात करने वाले डेंसिटी ऑफ वाटर की। तो हमको क्या करना है कि जो भी उसका वॉल्यूम रहेगा, वाटर का जो भी वॉल्यूम रहेगा, उसको उसके पर्टिकुलर मास से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो होता है डेंसिटी। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि वी नो डेंसिटी का जो सिंबल होता है वो इस तरह होता है, जिसको रो बोलते हैं, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे एंड इसका यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो केजी पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, और यही जो आपका क्वेश्चन था डेंसिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, ये हम बता सकते हैं। करेक्ट है, क्लियर है। मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था इसी में, यानी कि एनिमल्स बिहेवियर। ठीक है ना, एनिमल्स बिहेवियर क्या होता है वाटर का। और ये भी सवाल जो पूछा गया था, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा यहाँ पे, प्रमोद वेडुलकर जी। आपने सवाल पूछा तो आपका जवाब मैं दे पा रहा हूं। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसके लिए हमने आपको सिलेक्ट किया यहाँ पे। तो एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूं इसको। तो एनिमल्स बिहेवियर का मतलब क्या होता है, लेट्स रब दिस फर्स्ट। इसको मैं आपको मिटा देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। ओके, तो एनिमल्स बिहेवियर का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि कोई भी एक वाटर होता है, ठीक है ना, वाटर आपको पता है, क्योंकि एनिमल्स हम बिहेवियर पढ़ रहे हैं, तो वाटर के केस में ही लागू होता है एनिमल्स बिहेवियर। ठीक है ना, ये वाटर के केस में ही आता है। तो होता यह है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है, या फिर हर एक ऑब्जेक्ट की बात करो, सब्सटेंस की बात करो, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उसका हम लोग टेम्परेचर को, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को जब भी हम लोग क्या करते हैं, कूल करते हैं या फिर लो डाउन करते हैं, टेम्परेचर को नीचे लेके आते हैं, इन शॉर्ट वो ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं, तो उसका जो डेंसिटी होता है ना फ्रेंड्स, याद रखना ये वर्ड, उसका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। कि वेन एवर द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस गेट्स डाउन या फिर कूल डाउन हो रहा है, तो उसका डेंसिटी ऊपर होता है। लेकिन वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें ये चीज लागू नहीं होता है, एक थोड़ा सा अलग बिहेवियर करता है वाटर, इसके लिए इसको एनिमल्स बिहेवियर करते हैं। तो वो क्या बिहेवियर है वो भी मैं आपको बता देता हूं, चिंता करने की बात नहीं है। तो क्या बिहेवियर, अगर मैं बिहेवियर की बात करूं तो होता ही है कि पानी जो होता है उसको हम लोग टेम्परेचर को लो ले जाएंगे। लेट्स सपोज पानी का टेम्परेचर होगा 20-25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल कंडीशन में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको टेम्परेचर को लो डाउन कर रहे हैं। 25 से लेकर आ गए, फिर किस पे लेकर आ गए, 20 पे लेकर आ गए, 20 से 10 पे लेकर आ गए, 10 पे लेके 4 तक लेके आएंगे। ठीक है, लेट्स समझो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जैसे जैसे ये टेम्परेचर नीचे हो रहा था तो हमारा डेंसिटी क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थियोरी, कि हमारा जब टेम्परेचर नीचे जाता है तो हमारा जो डेंसिटी है वो क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, मतलब डेंसिटी विल बिकम इंक्रीज। ठीक है ना, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन पानी का जो अलग बिहेवियर है, इसमें होता क्या है कि ये जो चीज है वो सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तक ही अप्लाई होती है, मतलब सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तक ही जब पानी का टेम्परेचर पहुंचता है तब उसका डेंसिटी बढ़ता है। लेकिन उसके बाद होता यह है कि जैसे ही पानी मेरा 4 डिग्री के और नीचे जाने लगता है, मतलब 4 के बाद किस में जाने लगेगा, 3 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 0 पे जाएगा, तो जब भी वो 4 के नीचे और जाना चाहिए तो हमारा जो डेंसिटी है वो और बढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है, डेंसिटी अब नहीं बढ़ेगा, अब वो कम होने लगेगा, अब वो उल्टा होने लगता है। तो यहाँ पे 4
के पहले तक तो वो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जैसे ही 4 को क्रॉस करेगा पानी, वो 4 के बाद क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। ये याद रखना है। और यही जो उल्टा बिहेवियर है पानी का, कि सब सब्सटेंस जो है टेम्परेचर जब कम होता है तो वो उसका डेंसिटी ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे उल्टा होता है कि आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है जब इंक्रीज होता है, सॉरी टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है, हमारा डेंसिटी भी साथ में डिक्रीज होता है। तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो 4 डिग्री के नीचे जब आता है तो पानी हमारा क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। वी नो दैट कि वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो आइस का डेंसिटी है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आइस का डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। इसके लिए जो बर्फ होता है वो पानी के ऊपर तैरता है, ना कि बर्फ पानी जो है बर्फ के ऊपर नहीं तैरता। ये आपको याद रखना है। हमेशा आपने देखा होगा कि बर्फ ऊपर रहता है। क्यों बर्फ ऊपर रहता है, क्योंकि डेंसिटी उसका कम है, हल्का है, लो है, तभी वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। और यही जो बिहेवियर है, यही जो यूनिक बिहेवियर है पानी का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं। क्लियर है? मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन का जवाब, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैंने आपको आंसर बता दिया। एक और क्वेश्चन जो आया है नितिन मुंदफने की तरफ से, आई डोंट नो आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, माफ कीजिएगा, लेकिन जो है मैं बता रहा हूं, ठीक है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन उन्होंने पूछा है सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 से जो क्वेश्चन आया ये, ठीक है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसका जवाब भी मैं देना चाहूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो इसको रफ कर लेते हैं सबसे पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन आपने सुना है, जब मैंने चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था, आपने ध्यान से देखा होगा कि सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इसका जवाब ये है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का, कि कभी भी कोई भी ऐसे दो प्लांट्स, ठीक है ना, दो टाइप के प्लांट्स जब होते हैं, यहां पे अगर मैं बात करूं, दो या फिर दो से ज्यादा टाइप के प्लांट जब एक दूसरे के ऊपर नीड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर फुलफिलिंग देयर फूड। मतलब अगर मैं बात करूं, एक प्लांट का एग्जांपल लेता हूं यहां पे एग्जांपल के तौर पे, लेट सपोज एक एग्जांपल है मेरा एल्गी, ठीक है। टॉपिक हमारा चल रहा है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन पूछा है नितिन जी ने, ठीक है। तो जो जैसे मैंने बोला कि दो प्लांट, ठीक है ना, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें दो अलग अलग टाइप के स्पीसीज या फिर प्लांट आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, सो दैट दे कैन फुलफिल देयर नीड्स। मतलब एक का नीड दूसरा पूरा करेगा, दूसरे का नीड पहला वाला पूरा करेगा। तो ऐसे टाइप के जो न्यूट्रिशन होते हैं उसको सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, एल्गी है और एक और उसके साथ प्लांट जोड़ लेता हूं, फंगस, यानी कि फंगा है, ठीक है। तो जब होगा क्या है कि एल्गी जो है वो क्या होता है, ग्रीन कंपोनेंट होता है, मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, एंड फंगी जो होता है वो किसी और के ऊपर बैठ के उसमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जब एल्गी अपना खाना नहीं बना पाएगा तो फंगी उसको फूड प्रोवाइड करेगा। जब फंगी अपना खाना नहीं ले पाएगा किसी और मटेरियल से, किसी और मीडियम से, तो वो उसको खाना पहुंचाएगा। तो इन शॉर्ट क्या है, ये दोनों एक दूसरे को के ऊपर डिपेंडेंट है। और जब भी ये एल्गी और फंगस आपस में जुड़ जाते हैं तो एक नया स्पेसीज फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग लाइकन बोलते हैं। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। तो लाइकन इज एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, जिसमें आपस में दो प्लांट जो है जुड़े हुए रहते हैं, सो दैट दे कैन फुलफिल देयर ओन नीड, एंड उनका न्यूट्रिशन को जो है वो फुलफिल करते हैं, ठीक है। ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया रहेगा। एक और क्वेश्चन आया है शबाब अंसारी की तरफ से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बताओ। तो देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन जो है नॉर्मली 7th स्टैंडर्ड में तो ये चीज नहीं है, 8th स्टैंडर्ड में है नॉर्मली, पर मैं आपको कोई बात नहीं बता दूंगा, आपने 7th स्टैंडर्ड के तौर पर पूछा हुआ ये, लेकिन कोई बात नहीं। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन अगर मैं बताऊं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हम लोग बात करेंगे तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। दो चीज मेन होती है इसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो इसमें दो चीज मेन होती है। सबसे पहले मेन चीज क्या होती है यहाँ पे, वो होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं, और दूसरे हो सकते हैं वो प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ये चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, हो सकता है आपके सिलेबस में नहीं है ये चीज, लेकिन आपको ये चीज समझा के दूंगा, ठीक है ना। एक होता है यूकैरियोटिक, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वेल डेवलप होते हैं, जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। और प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि आपके जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, क्योंकि ये क्या है, वेल डेवलप नहीं है। लेकिन ये यूकैरियोटिक की बात करूं तो ये क्या होते हैं, ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, ठीक है ना, मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं यहाँ पे, तो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं क्या बोल सकता हूं फ्रेंड्स, कि इसके अंदर का क्लासिफिकेशन हम लोग और डीपली बता सकते हैं, करेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं, आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, वेट अ सेकेंड, तो आप देखोगे यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक के बाद मैंने क्या बताया, यूनिसेल्युलर का क्लासिफिकेशन हो रहा है। अब यूनिसेल्युलर में कौन से कैटेगरीज आते हैं, तो आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक्स और यूनिसेल्युलर के बाद जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो सिर्फ एक ही टाइप में हो रहा है, जो कि किंगडम मोनेरा।
तो किंगडम मोनेरा होते हैं। ये सब आपको अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा बिकॉज बहुत ज्यादा डीप में टॉपिक है, 8 में पढ़ना हम लोग, लेकिन आपने 7 के तौर पे पूछा है तो आपको याद रखने के लिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के होते हैं। तो आपका बता दूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 तरीके से डिवाइड होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ यूनिसेलुलर आते हैं और यूनिसेलुलर में सिर्फ आते हैं मोनेरा। इतना आपको याद रखना है। यूकैरियोटिक में 2 आते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में फिर से आ जाएगा यहाँ पे प्रोटिस्टा, आपको याद रखना है, प्रोटिस्टा आ जाएगा। मल्टीसेलुलर में 2 टाइप के आ जाते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं कि 2 टाइप के नहीं 3 टाइप के आ जाते हैं। एक होता है आपका फंगस, दूसरा होता है आपका प्लांट और तीसरा होता है एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं मल्टीसेलुलर जो होते हैं वो फंगस हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, जितने भी टाइप के प्लांट्स अर्थ पे प्रेजेंट है, और तीसरे में एनिमल्स हो सकते हैं। यही उनका क्लासिफिकेशन है। अदरवाइज इसके अलावा और कोई क्लासिफिकेशन नहीं, थोड़ा सा और डिटेल में होता है, लेकिन इसको हम लोग जो आपका आगे वाला सिलेबस आने वाला है 8 स्टैंडर्ड में, तब हम लोग उसको पढ़ाएंगे। अदरवाइज अभी के लिए 7 स्टैंडर्ड के लिए इतना आपके लिए इनफ है, नहीं तो आप लोग क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है, ये चीज मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से दोबारा जो क्वेश्चन है, अजीत शेख ने भी वही पूछा, डेंसिटी ऑफ वाटर। जी हाँ, मैंने वापस से बता दिया इसको, पहले ही क्वेश्चन लिया था। एनिमल्स बिहेवियर, दिलीप कलकर ने पूछा है, अगेन मैंने ये चीज भी बता दिया है। एक क्वेश्चन है सॉइल टेस्टिंग, ठीक है ना, सॉइल टेस्टिंग क्या होता है ये भी आपको बता दूं। सबसे पहले अगर थ्योरेटिकल पॉइंट्स अगर मैं बताऊं सॉइल टेस्टिंग की, तो सॉइल टेस्टिंग क्यों करते हैं हम लोग, पीएच क्यों निकालते हैं? क्योंकि कुछ सॉइल ऐसे होते हैं जो फर्टिलिटी के तौर पे नहीं अच्छे होते हैं। क्योंकि हम लोग अगर खेती करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ क्रॉप्स को उगाना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, वो सॉइल का सैंपल लेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्टिंग लैबोरेटरी होती है, सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है। तो वहां पे उसको सैंपल को भेजा जाता है और ये चेक किया जाता है कि वो पर्टिकुलर सॉइल का पीएच लेवल क्या है, कि वो सॉइल उपजाऊपन है कि नहीं, उसमें जो क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो पीएच लेवल चेक किया जाता है। तो नॉर्मली बात करें कि जो पीएच लेवल है, तो पीएच लेवल का यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ये होते हैं, रेंज होते हैं। वो रेंज में आपको यहाँ पे बता दूं, एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा कि सबसे पहले मैं बता दूं, कुछ सॉइल ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक मात्रा है उनके अंदर। तो अगर वो एसिडिक रहेंगे ना, तो मैं बता दूं उनका जो पीएच होगा, जो उसका पीएच लेवल होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, लेस देन 6.5 होगा। तो एक वैल्यू होता है 6.5, आपको पता ही होगा पीएच लेवल क्या होता है। तो पीएच 6.5 के पहले होता है। अगर वो न्यूट्रल सॉइल है, ठीक है ना, एकदम न्यूट्रल सॉइल है, तो उसका जो पीएच होगा वो 6.5 से लेके 7.5 के बीच में होता है। ठीक है, और वही अगर अल्कलाइन सॉइल होगा, अल्कलाइन सॉइल मतलब बेसिक सॉइल जो होता है, अल्कलाइन सॉइल जो होता है, तो उसका क्या होगा, ग्रेटर देन 7.5 हो जाएगा। तो इस तरह से लैबोरेटरी में चेक किया जाता है। अगर जो सॉइल है सबसे बेस्ट माना जाता है, ये जो न्यूट्रल कैटेगरी का सॉइल होता है उसको सबसे बेस्ट माना जाता है। एसिडिक थोड़ा सा उपजाऊपन नहीं होता है, अल्कलाइन में थोड़ा सा उपजाऊपन नहीं होता है। डिपेंडिंग अपॉन दिस टाइप ऑफ फर्टिलिटी हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो क्रॉप्स है कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, ये हम लोग को पता चलता है। तो यही होता है टेस्टिंग ऑफ सॉइल, ताकि हम लोग भेज सके और टेस्ट कर सके कि सॉइल कैसी है, उसकी फर्टिलिटी कैसी है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सभी चीज हम लोग को पता चलता है। एंड दोस्तों यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे मतलब अच्छा लग रहा है कि आपने जो मैंने प्रीवियस वीक में एक वीडियो बनाया था कि आप लोग डाउट्स पूछो, तो मुझे तो लग रहा था कि बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन आ गए। उसमें क्वेश्चन के अलावा बहुत सारे फालतू के कमेंट्स भी आए थे। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको इसीलिए करेंगे बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग स्टैंडर्ड्स के, तो हर एक को वीडियो बनाने के देना होता है, तो हमको टाइम बहुत कम मिल पा रहा है। इवन मैंने आपको अपना शेड्यूल बताया भी था, बहुत में बिजी होता है। तो इसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए हैं। फालतू के जो कमेंट्स है जो मुझे अप्रिशिएट किए, ऑब्वियसली उस सबके लिए मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने वो तारीफ भी की है, बहुत अच्छी अच्छी वर्डिंग्स लिखी है, तो उसके लिए मेरा दिल से आभारी हूं आप लोग के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोग जब कमेंट करते हो। लेकिन एक सॉरी भी बोलना चाहूंगा कि मैंने आपका वो चीज का कमेंट नहीं लिया, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ सकते हो। आने वाले लेक्चर दिन में जब हम लोग लाइव लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लाइव लेने वाले, जल्द से जल्द आपसे साथ जुड़ेंगे, तो लाइव लेंगे तो जरूर से आप लोग के कुछ कमेंट्स का हम लोग तुरंत भी रिप्लाई जरूर दे पाएंगे। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो दोस्तों आज इतना ही क्वेश्चन आया था जो कि इंपॉर्टेंट लगा मुझे, और इसका जवाब मैंने आज दे दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी आपके मन में डाउट होगा, चाहे वो होगा या फिर नहीं होगा, किसी का 1 डाउट होगा, किसी का 2 डाउट होगा, तो ये सभी चीज मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो लेक्चर वीडियो है आज का पसंद आया होगा, हमारा डाउट सेशन, हमारा रिवीजन लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे 7 स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स को शेयर करो, फटाफट से शेयर करो कि सर ने यहाँ पे जो अपना प्रॉमिस बोला था ये करके दिखाया है। एंड आपके सामने रिवीजन लेक्चर यानी कि डाउट सेशन का लेक्चर लेकर आ गए हैं, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।